नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की नई सीरीज में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत का एक राज्य है हमारा असम, और असम और भारत और एक संगठन है जिसको उग्रवादी आतंकवादी संगठन आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है उल्फा। उस संगठन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अभी जो है भारत सरकार के और असम जो सरकार है और जो अल्फा जो संगठन है उसके बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। उस समझौते को शांति समझौते के नाम से संबोधित किया गया है और वो हाल ही के जो है चर्चा में रहा है। तो उसके बारे में आज की क्लास में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से जो उल्फा संगठन है वो किस प्रकार से असम राज्य को जो है एक स्वतंत्र या संप्रभुत्व राज्य देश बनाना चाहता है भारत से अलग करके, यानी कि उसकी रणनीति है। और ये संघर्ष काफी लंबे समय से चला आ रहा है, जो कि भारत और असम राज्य के ऊपर जो है, भारत का जो असम राज्य है उसके ऊपर अधिकार करना चाहते हैं वो, और अपना एक देश बनाना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप लोग तैयार हो जाइए और इसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यानी कि ULFA। अगर बात करें शब्द का, अगर पूरे शब्द को अगर हम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा शब्द के नाम से इसको संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ये एक संगठन है उग्रवादी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, असम के अंदर एक समझौता हुआ है, इस समझौते के ऊपर हम बात करेंगे। ऑपरेशन बजरंग क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सशस्त्र बल विशेष जो शक्ति अधिनियम 1955 जो है असम में लागू किया गया भारत सरकार के द्वारा, वो क्यों लागू किया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में नागरिकता अधिनियम जो है वो लागू क्यों किया गया यहाँ पर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में अल्फा के साथ में जो शांति समझौता हाल ही में हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिएगा, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों है। तो देखिएगा, जो अल्फा है उसके साथ में किस प्रकार से वार्ता हुई है भारत सरकार और असम राज्य के बारे में। केंद्र और असम जो राज्य हैं, असम जो सरकार है उसके त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है तीनों ने मिलकर। ठीक है, तो देखिएगा, अल्फा के साथ में शांति समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या क्या रहे हैं। सबसे पहले इसकी हम पृष्ठभूमि जान लेते हैं, यानी कि किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है। 19वीं शताब्दी में जो है असम जो है एक समृद्ध और संस्कृति और एक समृद्ध राज्य रहा है, जिसके अंदर देखिएगा चाय, कोयला और तेल जैसे जो है उद्योगों के द्वारा यहाँ पर उद्योग लगाए जाते थे, या फिर उद्योग थे यहाँ पर बहुत ज्यादा, यानी कि समृद्ध था एक तरीके से। तो यहाँ पर प्रवासी जो लोग थे वो ज्यादा आते थे, यानी कि यहाँ पर आवागमन ज्यादा होता था व्यापार के माध्यम से, व्यापार की नजर से, या फिर बाहरी जो लोग प्रवासी होते थे उनके माध्यम से, यानी कि वो लोग यहाँ पर आकर ज्यादा निवास करते थे। जिसमें से हम बात कर सकते हैं जिस प्रकार से इनका जो पड़ोसी देश है, जिस प्रकार से हमारा बांग्लादेश, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वहां के जो लोग थे, वहां के जो लोग हैं आकर यहाँ पर निवास किया करते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहां पर जनसंख्या भी क्या हो गई थी, काफी ज्यादा हो गई थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखो, विभाजन यानी कि अगर हम बात करें असम के बारे में, तो विभाजन यानी कि फिर से पूर्व पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के कारण हुआ है। इसमें जो है स्थानीय आबादी के बीच में असुरक्षा बढ़ गई थी, यानी कि बांग्लादेश से जो है यहाँ पर शरणार्थी लोग जो है ज्यादा मात्रा में आने लग गए थे, क्योंकि एक समृद्ध राज्य था इस वजह से। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको अपने आप को क्या है असुरक्षा महसूस होने लग गई थी। तो इस पर क्या हुआ कि उन्होंने जो है 6 वर्ष का एक जन आंदोलन का प्रारंभ किया, और जो जन आंदोलन था वो संसाधनों को बचाने को लेकर था, कि जिस प्रकार से संसाधनों को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि असम राज्य के अंदर जो संसाधन थे उनका खात्मा बहुत तीव्र गति से हो रहा था, क्योंकि वहां पर शरणार्थी जो थे यानी कि बाहरी जो दूसरे देश के जो लोग थे वहां पर आकर निवास करते थे, तो वो क्या हो गया, यानी कि उनकी खपत ज्यादा बढ़ रही थी। तो इसको लेकर उन्होंने एक जन आंदोलन प्रारंभ किया, और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1985 में जो है असम के साथ में एक समझौता होता है, जिसका उद्देश्य राज्य के विदेशियों के जो मुद्दे जो है उनको संबोधित करना था, यानी कि विदेशियों से जो उनको समस्या हो रही थी, जो वहां पर जो लोग आते थे शरणार्थी, उनसे उनकी समस्या हो रही थी, उनके बारे में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट दी गई थी। देखिएगा, अल्फा जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यानी कि एक उग्रवादी जो संगठन है वो किस प्रकार, आतंकवादी जो संगठन या उग्रवादी जो संगठन है वो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। देखिएगा, जो अल्फा है इसका जो है वर्ष 1979 के अंदर जो है इसका गठन होता है सबसे पहले, यानी कि 79 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके अंदर भारत की जो खिलाफ है यानी कि सशस्त्र संघर्ष होता है सबसे पहले, यानी कि असम जो राज्य है उसके अंदर।
तो इसमें क्या होता है, यानी कि एक संघर्ष छिड़ जाता है, उसके माध्यम से स्वतंत्र असम को जो है, यानी कि असम जो राज्य है वो अपने आप को, जो वहां जो ये जो संगठन है इसके जो लोग थे, ये लोग असम को क्या बनाना चाहते थे, यानी कि एक स्वतंत्र देश बनाना चाह रहे थे। भारत से क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और संघर्ष किस प्रकार से हुआ, शस्त्र एक विद्रोह हो गया वहां पर एक तरीके से, ठीक है। तो इसको लेकर जो है एक दशक से अधिक समय, यानी कि लगभग 10 साल का समय रहा है। उसके अंदर क्या हुआ, अल्फा ने जो है म्यांमार, चीन और पाकिस्तान के जो सदस्य हैं वो सारे सदस्य जो है वहां पर मिलकर, यानी कि एक प्रशिक्षित, जो इस प्रकार से एक सेना का निर्माण हम करते हैं, ठीक है, यानी कि एक आर्मी का निर्माण हम जिस प्रकार से करते हैं, तो उस प्रकार से उन्होंने क्या किया, वहां पर एक प्रशिक्षित किया और एक संप्रभुत्व आसाम की स्थापना करने के लिए जो है इस प्रकार के मुद्दे छेड़ने लग गए। वहां पर अपहरण और हत्याओं जैसे जो मुद्दे हैं सरेआम होने लग गए। कहने का मतलब यह है, यानी कि आतंकवाद जिस प्रकार से बढ़ता है उसी प्रकार से आतंकवाद असम में बढ़ने लग गया। यानी कि ये लगभग 10 साल तक इस प्रकार की स्थिति वहां पर बरकरार रही, जिसके अंदर किस किस देश के लोग शामिल थे, तो म्यांमार हमारे पड़ोसी देश थे, चीन के लोग वहां पर शामिल थे, पाकिस्तान जो है यानी कि बांग्लादेश, जिसको पूर्व पाकिस्तान हम लोग कहते हैं, तो ये लोग क्या थे, इसके साथ में शामिल थे। इसके बाद में देखिएगा भारत सरकार ने क्या किया, यानी कि भारत सरकार को अंतिम समय में एक एक्शन लेना पड़ा और भारत सरकार ने क्या किया, एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई। उस ऑपरेशन का नाम था साथियों बजरंग ऑपरेशन, और 1990 में भारत सरकार ने बजरंग ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। बजरंग ऑपरेशन का जो परिणाम है उसमें यह निकल कर आता है कि वहां पर जो है अल्फा के जो विद्रोही है, यानी कि जो अल्फा एक संगठन है, उस संगठन के जो प्रशिक्षित किए गए जो सैनिक थे या आतंकवादी थे, ठीक है, या उग्रवादी थे या देशद्रोही जिनको आप कह सकते हैं, तो वो लोग जो थे वो निकल कर आते हैं और उनको क्या किया जाता है, यानी कि विद्रोहियों को पकड़ लिया जाता है बजरंग ऑपरेशन बजरंग के द्वारा 1990 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। इसके दौरान जो है आसाम को अशांति क्षेत्र घोषित कर दिया गया उस समय, यानी कि 1990 में क्या कर दिया, अशांति क्षेत्र घोषित किया गया, और जिसके बाद में वहां पर राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू कर दिया गया, और वहां पर सशस्त्र बल जो विशेष शक्ति अधिनियम है उसको भी क्या करना पड़ा, वहां पर मजबूरी में लागू करना पड़ा भारत सरकार को 1990 के अंतर्गत। इसके बाद में देखिएगा लंबे समय तक जो है शांति वार्ता चली वहां पर, लेकिन उसके बाद भी जो अल्फा है वो भारत सरकार और असम राज्य की सरकार के बीच में वार्ता वर्ष 2011 में शुरू हुई। वापस से फिर काफी लंबे समय तक उनसे बातचीत चलती रही, उस संगठन से भी चलती रही, असम सरकार से भी चलती रही, भारत सरकार से भी चलती रही, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ में जो संगठन है उसके जो सदस्य थे, उग्रवादी आतंकवादी जो लोग थे, उनसे भी उन्होंने वार्ता की और लंबे समय तक शुरू हुआ। और 2011 में अंतिम समय में 2011 में क्या हुआ कि हालिया शांति समझौता हुआ 2011 में। इसके बाद में देखिएगा महत्वपूर्ण पद जो है, अगर हम अल्फा की बात करते हैं, अल्फा जो है अहिंसा समाप्त करके उनके संगठनों को भंग कर देना मुख्य उद्देश्य रखा गया, यानी कि उसके द्वारा ये बात बताई गई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ना, हथियार और जो सीवर समर्पण करना होता है वो उन्होंने किया। सरकार के द्वारा जो है महत्वपूर्ण जो पद रहे वो ये रहे, सरकार की तरफ से जो पक्ष रहे वो इस प्रकार से रहे, यानी कि अल्फा के द्वारा जो पक्ष रखे गए वो ये रखे गए कि हम अहिंसा को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे और संगठन को भंग कर देंगे। उन्होंने ये कहा 2011 के शांति समझौते में। उसके बाद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उन्होंने जुड़ने की बात की। उसके बाद में हथियार और जो सीवर का जो है समर्पण करने की बात उन्होंने की कि हम हथियार भी क्या कर देंगे, समर्पित कर देंगे। इसके बाद में सरकार के द्वारा कहा गया कि आसामियों की पहचान जो है, यानी कि वहां के जो असम के जो लोग हैं, जो वहां के निवासी है, तो उनकी पहचान की गई। सांस्कृतिक और जो भूमि अधिकारों के संबंध में जो है अल्फा की जो चिंताओं का समाधान करना, यानी कि अल्फा संगठन जो था उसके द्वारा वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके भूमि पर अधिकार कर लिया गया था। वहां के जो लोगों को प्रताड़ना जो झेलनी पड़ रही थी उनका समाधान करने के लिए उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान भारत ने कायम की, यानी कि वापस उनकी पहचान की जाने लगी और उनकी भूमि जो है वापस आसाम वासियों को दिलाने का उन्होंने एक प्रॉमिस किया, सरकार ने एक वादा किया उन लोगों से। आसाम के समग्र विकास के लिए जो है सरकार ने उस समय 1.51 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर दिया और आसाम के भविष्य में जो है परिसीमान, यानी कि वापस परिसीमा ज्ञान करने की बात की। अभ्यास के लिए वर्ष 2023 में परिसीमान का अभ्यास भी लागू करने के सिद्धांत की पालना करना था। उन्होंने, भारत सरकार ने कहा कि देखिएगा असम जो राज्य है उसकी भविष्य में हम क्या करेंगे, परिसीमान का अभ्यास करेंगे कि इसकी जो है वापस एक बार सीमा का क्या किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, सीमा को वापस देखा जाएगा कि हाँ वाकई में असम की जो क्षेत्र है उसमें अभी भी कहीं उग्रवादी जो संगठन है उन्होंने कहीं भूमि का जो है अतिक्रमण तो नहीं कर रखा हो, या फिर यहाँ पर अभी भी वर्तमान समय में भी इस प्रकार का कोई भी प्रक्रिया या फिर कोई भी एक ऐसा संगठन पनप रहा हो। तो उन चीजों को लेकर भारत सरकार ने 2023 की परिसीमान का अभ्यास को लागू करने का सिद्धांत की पालना करनी थी। विदेश सुरक्षा की उपाय इस प्रकार से थी, यानी कि कानून की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से रही है कि देखिएगा
विधि सुरक्षा उपाय अगर हम बात करते हैं, समझौते का जो उद्देश्य है वो आसाम विधानसभा में गैर स्वदेशी समुदायों के लिए प्रतिबंध का यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया और नागरिक अधिनियम 1955 की विशेष धाराओं से छूट की मांग करना था। मतलब मुख्य बात यह है कि जो कानूनी सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आसाम की जो विधानसभा है उसके अंदर बताया गया कि जो गैर स्वदेशी है यानी कि वहां के और समुदायों के साथ में जो प्रतिनिधित्व का प्रतिबंधता करता है यानी कि वहां के जो गैर स्वदेशी यानी कि बाहर के जो लोग वहां पर रहते हैं उनको क्या किया गया, प्रतिबंध किया गया, यानी कि बाहर के लोग अगर यहाँ पर निवास नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, ये नागरिकता अधिनियम 1955 ये बात कहता है। हाल ही में शांति समझौता को बढ़ाने के लिए जो है अतिरिक्त विचार क्या होने चाहिए थे, ठीक है, तो ये विचार इस प्रकार से रहे। इसमें देखिएगा पारदर्शिता और दायित्व इस प्रकार से हैं। समझौते के प्रावधानों को पारदर्शिता क्रियान्वयन के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए था और जिम्मेदार पक्षों को उनके प्रतिबद्धता के लिए जवाबदेही बनना चाहिए था। वार्ता विरोध के जो गुट है उनके साथ में जुड़ाव इस प्रकार से रखना चाहिए था कि एकीकृत का समाधान और शांति समझौता का व्यापक स्वीकृति के लिए दिशा में कार्य करने के लिए जो अल्फा है उसमें वार्ता विरोध गुट के साथ में रणनीतिक रूप से जुड़ना चाहिए था। इसके बाद में तीसरा जो है कानूनी सुरक्षा के उपाय है, यह सुनिश्चित करने की विधीय परिवर्तन या सुधार में जो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है तथा सभी नागरिकों को अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए तथा वहां पर जो जातीय अथवा मूल के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। कानूनी सुरक्षा उपाय ये बताती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है उसके अंदर सीमा पार विद्रोह रोकने के और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए पड़ोसी देशों के साथ में सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यह भी इस पर बात की गई है। दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय से विकास योजनाएं जो है वहां पर लागू की जानी चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर समग्र विकास के बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन निवेश पर पार पर जो है स्थायी और विस्तृत जो विकासात्मक रणनीतियां हैं उनको तैयार किया जाना चाहिए, ये सरकार की तरफ से है। इसका निष्कर्ष ये निकल कर आता है, आज की क्लास का जो निष्कर्ष है वो ये है कि अल्फा के साथ में हाल ही में जो है शांति समझौता हुआ है, आसाम में शांति और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन केवल अंतर्निहित ही शिकायतों को दूर करके और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर और सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करके ही क्षेत्र के स्थायी शांति को स्थापना किया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिएगा इसका निष्कर्ष इस प्रकार से निकल कर आता है कि अंतर्निहित की जो शिकायतें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से जो असम राज्य है उसकी शांति, सुरक्षा और समृद्धि की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका त्रिपक्षीय समझौता था। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा कि ये समझौता क्या था, दोबारा से देखें। वैसे आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से विचार कर लीजिए। ये एक त्रिपक्षीय समझौता था, ये इस प्रकार से था, आसाम सरकार और केंद्र सरकार के मध्य और एक आतंकवादी, एक उग्रवादी एक संगठन था, उसके बीच में एक शांति वार्ता की गई है। ये जो समझौता है ये 2011 में भी किया गया था। ये 1990 के अंदर जो है सरकार ने एक फैसला लिया था, उस फैसले के अंतर्गत जो है क्या किया गया था, यानी कि इन लोगों को प्रतिबंध किया गया था। 1990 में जो ऑपरेशन बजरंग था उसने क्या किया था, इन उग्रवादी जो संगठन था उसके लोगों को, इसके जो सदस्य थे उन लोगों को क्या किया था, यानी कि अपने उन लोगों को क्या कर लिया था, यानी कि सरकार ने जो है उन लोगों को खात्मा करने के लिए सरकार ने एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत जो है ये काफी लंबे समय तक वार्ता चली असम सरकार के बीच में। फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जिसमें नियमों को, कानूनों का बहुत ध्यान रखा गया। उसके बाद में 2011 में फिर समझौता हुआ, उसमें बहुत सारे नियम और रूल्स पर बात की गई। लेकिन उसके बाद में 2023 में आकर फिर एक इसी प्रकार से 2023 में भी जो है परिसीमान ज्ञान करना था असम राज्य का, तो उसके कारण जो है हाल ही में ये चर्चा में आया। और अभी हाल ही में 2023 में जो है अभी कुछ दिनों पहले, यानी कि अभी लगभग 4-5 दिन पहले जो है इस पे एक समझौता हुआ और त्रिपक्षीय समझौता को इस प्रकार से जो है सफल रहा। तो ये था आज की क्लास का टॉपिक। तो आज की क्लास में हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति देंगे और आपका जो कर्म है, आपका जो धर्म है, आपका जो कार्य है वो आप लोग करिए। और आपका कार्य क्या है, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को कंटिन्यू क्लास दे रहा हूँ उसी प्रकार से आपकी मैं मदद कर रहा हूं, तो आप भी मेरी मदद करें। आप समझ ही गए होंगे, आपके अन्य साथियों तक क्लास शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सी कमियां हैं उस पर मुझे सुधार करना चाहिए। यानी कि सीखते रहिए और सिखाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।